नमस्कार बच्चों, फिर से एक बार आप सभी छात्रों का मैं स्वागत करता हूँ। पिछली तासिका में हमने व्याकरण के अंतर्गत कारक की जानकारी ली थी। और आप लोगों को एक काम बताया था, मैंने पढ़ाई बताई दी थी कि आप लोगों को क्या करना था। मैंने व्हाट्सएप पर वो आप लोगों को भेजा था कि कारक कैसे पहचानते हैं और उसकी विभक्तियाँ जो है वो आप लोगों को रखने के लिए कही थी। आज की तासिका में हम बच्चों उपयोजित लेखन के अंतर्गत आने वाले कहानी लेखन का अध्ययन करने वाले हैं। वैसे तो देखा जाए तो कहानियां सबको अच्छी लगती है। कहानी सुनते वक्त भी अच्छी लगती है और दूसरों को बताते वक्त भी अच्छी लगती है। लेकिन जब हम कहानी लिखते हैं, परीक्षा में सवाल पूछा जाता है कि आप लोगों के सामने मद्दे दिए जाते हैं और लिखा जाता है निम्नलिखित मद्दों के आधार पर लगभग 70 से 80 शब्दों तक कहानी लिखिए. मुद्दे देतात लिहायला आणि मुद्द्यावरून गोष्ट लिहायला सांगतात. आता मुद्दे आपल्याला माहिती झाल्यामुळे आपल्याला गोष्ट काय आहे हे समजतं. मध्य आपको लिखने दिए जाने के कारण आप लोगों की समझ में ये आ जाता है कि भाई ये कहानी कौन सी है. ठीक है, तो हमें क्या करना है, मद्दों के आधार पर जब हम कहानी लिखते हैं 70 से 80 शब्दों में, तो निबंध लेखन के कुछ नियम हैं. आप कहते हो ना बार बार, सर जी मैंने इतना अच्छा निबंध लिखा है लेकिन फिर भी आपने अंक कम दिए हैं, मार्क कमी का दिलाय असं म्हणून विचारता तुम्ही. ते का देतो मी कमी मार्क? तुम्ही त्या कुठल्या नियमांचं पालन केल्यानंतर आपलं निबंध सुंदर होतो. किन नियमों का इस्तेमाल करने के बाद हमारा निबंध और भी निखर जाता है, पढ़ने में रुचि निर्माण हो जाती है. अगर कोई निबंध कहानी आप निबंध कहा मैंने सॉरी अगर कोई कहानी आपको पढ़ते वक्त मजा नहीं आ रहा तो मेरे ख्याल से वो कहानी आप पढ़ते नहीं हो, छोड़ देते हो, बीच में ही छोड़ देते हो. तो कहानी में रुचि निर्माण करना है. जब हम कहानियां सबको अच्छी लगती है, लेकिन हमारे दिमाग में वही कहानियां हमको याद रहती है जो हमें पसंद आती है. ठीक है, तो जो लिखने का ढंग होता है ना, उसके कुछ नियम है, कहानी लेखन के कुछ नियम है. सबसे पहले हम उस कहानी लेखन के नियमों को देखेंगे. कक्षा 8वीं और 9वीं के छात्रों को, कक्षा 8वीं और 9वीं के छात्रों को यह आज की जो तासिका है ये बहुत महत्वपूर्ण है. ठीक है, कक्षा 8वीं के छात्रों को क्या करना है कि मध्य जो आते हैं, 7वीं में भी आपने लिखा था 2-4 पंक्तियां, 5-6 पंक्तियां. अब आपको थोड़े से विस्तार से लिखना है, ज्यादा लिखना है. वो कैसे लिखा जाता है, ये इन सारी बातों की जानकारी आज की तासिका में मैं दूंगा. सबसे पहले कहानी लेखन के नियम. कहानी लिखते कैसे, आपके सामने कृती पत्रिका में क्या दिया जाता है, मध्य दिए जाते हैं. मुद्दे देतात आणि मुद्द्यावर गोष्ट लिहा म्हणून सांगतात. ठीक है, चला मग अभ्यास करूया आपण. कहानी लिहायची कशी, कहानी को लिखते कैसे हैं, शुरुआत करते हैं. अब आपको सिर्फ कुछ भी नहीं लिख कर लेना है. मैं व्हाट्सएप पर भेज रहा हूं ये नियम. आपको सिर्फ क्या करना है, इस तासिका में मैं जो बता रहा हूं उसे सिर्फ गौर से सुनना है, समझना है. ठीक है, चलो नियम. मैंने इसके नियम बनाए हैं. पहला नियम, कहानी की रूपरेखा को पढ़ो और समझो. मैंने यहां पढ़ो लिखा है, फिर समझो लिखा है. अब आप लोगों को क्या करना है, जो मध्य आप लोगों को छुड़ाने के लिए, आपको दिखाने के लिए कृति पत्रिका में दिए जाते हैं, तो उन मध्यों को पहले गौर से पढ़ना है. 2 बार पढ़ना है. कितनी बार पढ़ना है, 2 बार. जब आप 2 बार पढ़ोगे तो आपके दिमाग में यह ख्याल आ जाएगा, यह विचार आ जाएगी कि यह कहानी कौन सी है. 2 बार पढ़ने के बाद ही आप कहानी को समझोगे. इसलिए मैंने कहा कि 2 बार आपको कहानी को पढ़ना है, गौर से पढ़ना है. पढ़ोगे तो जल्दी समझ जाओगे. ठीक है, जल्दी जल्दी में नहीं पढ़ना है.
बहुत वक्त होता है हमारे पास हिंदी कक्षा कृति पत्रिका छुड़ाने में। ठीक है, पहला नियम कौन सा है? जो रूपरेखा दी जाती है उसे गौर से पढ़ो समझो, पहला नियम है। ठीक है, अब दूसरा, कहानी का क्रम से विस्तार कीजिए। जो मध्य दिए जाते हैं ना वो क्रम से ही दिए जाते हैं, लेकिन आप जब विस्तार करते हो कहानी को, मध्यों के मध्य तो 2 पंक्तियों में लिखकर हो जाते हैं, और आपको कहानी लिखनी है 70-80 शब्द, यानी कि करीब करीब एक पन्ना पूरा हो जाता है। ठीक है, तो उसमें क्रम का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। पहले लड़का पैदा हो जाता है, वो धीरे धीरे चलना सीखता है, फिर दौड़ता है। ठीक है ना, एक क्रम है। बच्चा पहले पैदा हुआ, चलने के लिए, सीखने के लिए, बैठने के लिए, पहले वो बैठने के लिए सीखता है, फिर खड़ा रहता है, फिर चलता है, फिर दौड़ता है। एक क्रम से बता दिया ना मैंने। हाँ, तो हमें पहले उसके जन्म से, यानी जो कहानी, मी एक उदाहरण सांगितले तुम्हाला, क्रम कसा आहे? मुलगा जन्मला, बसायला शिकला हळूहळू, त्याच्यानंतर तो उभा राहायला शिकला, त्याच्यानंतर तो हळूहळू चालायला शिकला, पावलं टाकायला शिकला, आणि त्याच्यानंतर तो खूप सुंदर चालू लागला, चालता चालता तो पळायला शिकला. एका क्रमाने सांगितलं, मी एक उदाहरण सांगितलं तुम्हाला. क्रम महत्वाचा आहे. मुद्दे ज्या क्रमाने आलेले आहेत त्याच क्रमाने सांगायचं. पहिला एक गोष्ट सांगितला आहे, नंतर त्या मुद्द्यातली दुसरी गोष्ट नंतर लिहिलेला आहे, एका क्रमानेच लिहायचं आहे. कहानी लेखन में क्रम को बहुत महत्वपूर्ण स्थान है. ठीक है, कहानी को क्या करना है? एक उचित क्रम से ही उसका विस्तार करना है. एक उदाहरण मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दूंगा की विस्तार कैसे करते हैं, वाढवायचं कसं कहाणी. सर एवढेच मुद्दे असतात, आमचं 5-6 वेळीतच सगळं लिहून होतं. अरे मग गोष्ट म्हणायची कशाला? ये लेखन कला है ना, ये सीखोगे कब? फिर लिखते कैसे हैं? अरे लेखक कब बनोगे तुम? ऐसे ही बनते हैं, धीरे धीरे ही बनते हैं. ठीक है, उसके बाद कहानी के स्थान, पात्र को नाम दीजिए. अब देखो, मैं एक वाक्य बता देता हूं. एक गांव में एक संपन्न आदमी रहता था. एक गांव में एक संपन्न श्रीमंत माणूस राहत होता. अब यही वाक्य में स्थान, पात्र को नाम देकर बता देता हूं. अब आप लोगों को कैसा लगता है? रामपुर नाम का एक गांव था. उस गांव में रामेश्वर नाम का एक आदमी रहता था. अब सुनने में कैसा लगा, लिखने में कैसा लगा, पढ़ने में कैसा लगा? अच्छा लगा ना? एक गांव में एक संपन्न आदमी रहता था. पहला वाक्य मैंने बता दिया. अब मैं क्या बता रहा हूं? स्थान, पात्र को मैंने नाम दिया. क्या बताया मैंने? रामपुर नाम के एक गांव में, या ऐसे लिखो, एक रामपुर नाम का गांव था. उस गांव में कोई भी नाम, मैं हमेशा राम का नाम लेता हूं ना, इसलिए मैंने मजे में ये बात बता दी कि एक रामपुर नाम का गांव था. उस गांव में रामेश्वर नाम का एक संपन्न आदमी रहता था. मैंने स्थान बता दिया. ठिकाणाचं नाव सांगायचं, स्थान म्हणजे, आणि पात्र म्हणजे ते व्यक्तीचं नाव सांगायचं. तुम्हाला जे वाटते ते नाव द्यायचं, तुम्हाला जे वाटते ते स्थान द्यायचं, स्थानाला नाव द्यायचं. कहानी रुचिपूर्ण होती. तो देखो, कहानी के स्थान, पात्र को नाम दीजिए. मी आता काय केलं? स्थानाला, ठिकाणाला आणि पात्राला नाव दिलं. मैंने क्या किया? जिस स्थान के बारे में मैं कहानी लिख रहा हूं उस स्थान का नाम बता दिया. जो आदमी है उसका भी नाम रखा, उसका भी नाम रखा. ये हो गया हमारा तीसरा नियम. ठीक है, अब देखते हैं चौथा नियम. कहानी भूतकाल में लिखिए. सबसे पहले कहानी म्हणजे काय? घडून गेलेली गोष्ट. मग घडून गेलेला काळ कुठला असतोय? भूतकाळ. जो बीत गया है वो सारी घटनाएं हम भूतकाल में लेते हैं. सबसे महत्वपूर्ण, अगर आप उस कहानी लिखते वक्त, मैंने अभी बताया था ना, एक रामपुर नाम का गांव था.
उस गांव में रामेश्वर नाम का एक आदमी है लिखेंगे, है का इस्तेमाल, है तो वर्तमान काल में आता है ना। कक्षा 8वीं के छात्र लिखते वक्त ये बातें हमारी समझ में नहीं आती, 9वीं के छात्रों को झट से समझ में आ जाती है कि भाई हमें था लिखना है, भूतकाल में लिखनी है, कहानी कहाँ लिखनी है, कैसी लिखनी है, भूतकाल में। भूतकाल में जो बीत गया है उसके बारे में हम कहानी लिखते हैं ना। हाँ, हम कल्पनात्मक निबंध नहीं लिख रहे हैं, हम कहानी लिख रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखकर कहानी लिखनी है, कहानी हमेशा भूतकाल में लिखनी है। ठीक है, चलो आगे। कहानी को 3-4 परिच्छेदों में लिखो, 3-4 पैराग्राफ पढ़ाई, छोटे छोटे पैराग्राफ करा, छोटे छोटे परिच्छेदों में अगर आप कहानी लिखोगे तो जांचने वाले को, पढ़ने वाले को, सबको आसानी होगी, ताकि आपके मध्य भी क्रम से आएंगे। आता या सगळ्या गोष्टींचं पालन केल्यानंतर बघा, रूपरेखा समजल्यानंतर तुम्हाला लक्षात आलं की कहानी कशाची आहे। रूपरेखा को पढ़ेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा कि हमें कौन सी कहानी लिखनी है। उसका विस्तार हम क्रम से करेंगे, स्थान, पात्र आदि को नाम देंगे, कहानी को भूतकाल में लिखेंगे और कहानी को 3 या 4 परिच्छेदों में बांट कर लिखेंगे। ठीक है। छठा नियम, कहानी में विराम चिन्ह और मुहावरे, विराम चिन्ह और मुहावरे का प्रयोग कीजिए। जहां अल्प विराम आता है, जहां अल्प विराम आता है, जहां इकहरा अवतरण चिन्ह आता है, जहां विस्मयादि बोधक चिन्ह आ जाता है, विस्मय सूचक चिन्ह आ जाता है, तो वहां उन विराम चिन्हों का आपको इस्तेमाल करना है ताकि आपकी कहानी और भी सुंदर दिखने लगे। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है। जहां पूर्ण विराम आ जाएगा नहीं, दंड आ जाएगा, वाक्य पूरा हो गया है। और एक बात इसमें नहीं लिखा है मैंने, कौन सी बात, कहानी में जो आप वाक्य बनाते हो ना, वो वाक्य आपको छोटे छोटे वाक्य बनाने, बड़े बड़े वाक्य नहीं बनाने। यहाँ शुरुआत किया है, एक वाक्य में ही एक परिच्छेद बन गया, ऐसे नहीं करना है। वाक्य छोटे छोटे बनाने हैं और उसमें विराम चिन्ह। और जब कभी आपको लगता है कि मुझे इसके विस्तार में यह मुहावरा, इस मुहावरे का इस्तेमाल करना है, यह मुहावरा उसमें डालना है, तो वह कहानी बहुत सुंदर दिखाई देती है। ठीक है। कहानी लेखन के गहने हैं ये विराम चिन्ह और मुहावरे। कहानी में विराम चिन्हों का इस्तेमाल करो, जहां जहां मुहावरों का इस्तेमाल करते हो ना, तो उसके नीचे आपके पास पेंसिल होती है ना, पेंसिल, हाँ, उसके नीचे अगर ऐसे रेखा निकालोगे तो जांचने वाले को भी समझ में आ जाए कि बच्चे ने मुहावरे का इस्तेमाल किया है और उसके नीचे एक नीचे उसके रेखा लिखी है। जांचने वाले को झट से समझ में आ जाए कि बच्चे ने मुझे दिखाने का प्रयास किया है कि भाई अध्यापक जी, मैंने मुहावरे का इस्तेमाल किया है, आप मुझे ज्यादा अंक दीजिए। तो एक कहानी में मेरे हिसाब से कम 3 तो मुहावरे, 3 या 4 मुहावरों का इस्तेमाल आपको करोगे तो कहानी और भी सुंदर दिखने लगेगी। ठीक है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण, कहानी को क्या चाहिए, शीर्षक। नाम नसेर कहानी तर नाम ही नहीं है कहानी में, तो पढ़ोगे कैसे, आप कैसे समझोगे कि यह कहानी किस पर आधारित है। शीर्षक महत्वपूर्ण है। और सबसे बात, इस कहानी को पढ़ने से हमें कौन सी सीख मिली, यह सीख लिखनी आपको आवश्यक है। अगर आपको कहानी लिखते वक्त इन सारे नियमों का अगर आपने पालन किया तो आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा कि अध्यापक जी हमारे अंक क्यों काटते हैं, कमी मार्क का देतो कळालं का, ह्या नियमांचं पालन करता का तुम्ही करून बघा, तुमची कहाणी एकदम सुंदर दिसायला लागेल। 8वां एक नियम सांगू का, 8वां एक नियम बताओ। आप कहानी लिखते हो, बार बार उसे क्या करते हो, एक वाक्य लिखते हो, उसे फिर हटा देते हो, ऐसे नहीं लिखनी। कहानी को स्वच्छ तरीके से लिखना है, ठीक ढंग से लिखना है। बार बार पेन से उसे हटाना अच्छा नहीं लगता। एक ओळ लिहिताय आणि खोडताय बघा त्याला पेनाने,
स्वच्छ बने। कहानी लिखा रहे थे। ठीक है बच्चों, तो कहानी को शीर्षक और सीख हमें अवश्य लिखना चाहिए। अगर इन सारी बातों का पालन, इन सारे नियमों का पालन अगर आप करोगे तो कोई भी अध्यापक आपके अंक नहीं काटेगा, क्योंकि आपकी कहानी ही बहुत सुंदर हो जाएगी, बहुत अच्छी दिखने लगेगी। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, इन नियमों का पालन करते हो। इसकी मैंने फोटो निकाली है, वो व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, आप घर में बैठकर सारे नियम लिख लीजिए। अब आप लोगों को क्या करना है, वर्ग पाठ लिखना है। कौन सा वर्ग पाठ लिखना है? ले लो, मैं अभी बता देता हूं, आपको लिख कर लेना है अभी इसी तासिका में, बहियों में लिखो। 1 मिनट में हो जाएगी। मध्य है, मध्यों के आधार पर आपको कहानी लिखनी है। मध्य लिख कर लो। आपको बहियों में यह कहानी आज ही पूरी करनी है। पूरी करने के बाद उसे वर्ग पाठ में लिखना है, 2 बार लिखना है। यही है आज की पढ़ाई, इतनी है। लिखो, एक लालची आदमी, रुक जाना है योजक चिन्ह जैसे, आधी रेखा निकालिए। मैं जहां रुकता हूं वहां से आप आधी रेखा डैश मारा। एक लालची आदमी, उसके बाद कड़ी तपस्या करना, डैश देना है बीच में। देवता का प्रसन्न होना, धीरे धीरे बताऊं क्या? ठीक है, फिर से एक बार लिखो, एक लालची आदमी, कड़ी तपस्या करना, मध्ये डैश द्या, देवता का प्रसन्न होना, देवता का प्रसन्न होना, डैश, वरदान देना, वरदान देना, डैश, दौड़कर जितनी जमीन घेरोगे, बता दूंगा मैं कैसे लिखना है। दौड़कर जितनी जमीन घेरोगे, डैश, उतनी तुम्हारी, भगवान ने वरदान दे दिया, डैश, दौड़ते रहना, डैश, थक कर गिरना, डैश, सीख। फिर से एक बार बता देता हूं, एक लालची आदमी, कड़ी तपस्या करना, देवता का प्रसन्न होना, वरदान देना, दौड़कर जितनी जमीन घेरोगे, डैश, उतनी तुम्हारी, दौड़ते रहना, डैश, थक कर गिरना, डैश, मृत्यू, डॅश, सीख. एक कहानी है. आता मी तुम्हाला जी कहानी सांगितलेली आहे लिहायला, मैंने जो अभी कहानी बताई है ना बहियों में लिखने के लिए, आपको क्या करना है, इन नियमों का पालन करते हुए वह कहानी लिखनी है. पहली बात यह है, जो अंत का बताया है वो लिखते वक्त शीर्षक आपको सबसे पहले लिखना है. लेकिन शीर्षक कब लिख सकोगे आप, जब आप कहानी को पढ़ोगे, समझोगे. एक उदाहरण समझो, तुम्हारा एक दिलेते हुए. देखिए, एक लालची आदमी था. उसने क्या किया, कड़ी तपस्या की. किसके लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए. भगवान प्रसन्न भी हुए, तो उसने भगवान से क्या मांगा होगा, जितनी जमीन घेरोगे वह तुम्हारी. उसने भगवान से क्या मांगा कि मुझे और जमीन चाहिए. यानी ये आदमी जो है वो कौन है, जमींदार है, लेकिन उसकी जमीन बहुत कम है. उसे लगता है कि मुझे और जमीन चाहिए, इसलिए उसने कड़ी तपस्या की. कड़ी तपस्या के बाद भगवान बहुत खुश हुए. उन्होंने उसे वरदान दे दिया. क्या वरदान दे दिया कि सुबह से लेकर शाम तक जितनी जमीन पर तुम दौड़ोगे वो सारी जमीन तुम्हारी. तो वो दिन भर दौड़ता रहा. क्यों दौड़ता रहा,
क्योंकि जितना दौड़ेगा उतनी जमान उसकी हो जाएगी। वो लालची आदमी था। जब वो थक जाता, जब उसे रुकना चाहिए था, तब भी वो रुकता नहीं था। क्यों? क्योंकि शाम होने वाली है। भगवान ने क्या कहा था? सुबह से लेकर शाम तक जितना दौड़ोगे उतनी जमीन तुम्हारी। मैंने कहानी बनाई है। और जब शाम होती है, वो शाम होने का वक्त आता है तो और दौड़ने लगता है, और दौड़ने लगता है, और दौड़ने लगता है। इतना थक जाता है, इतना थक जाता है, उसे चक्कर आकर वो नीचे जमीन पर गिर पड़ता है और अत्यधिक श्रम के कारण उसकी मृत्यु वही हो जाती है। सीख, लालच का हमेशा बुरा फल मिलता है। शीर्षक, लालच का परिणाम। अब आपको घर में जाकर क्या करना है? सबसे पहले एक गांव में एक संपन्न आदमी रहता था। शुरुआत कैसे करेंगे? एक गांव था, एक रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में क्या नाम था? फलाना फलाना आदमी रहता था। उसका नाम यह था। वो बहुत ही खेतों में काम करता था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत, उसके अंतर्गत एक बुरा गुण था कि वो बहुत लालची था। उसे और ज़मीन चाहिए थी ताकि वो जल्द से जल्द अमीर बने। इसलिए वो एक दिन एक साधु के पास गया और साधु से उसने अपने मन की बात बताई कि साधु जी, मुझे और ज़मीन चाहिए, और ज़मीन पाने के लिए मैं क्या करूं? तो साधु जी उसे एक मंत्र बता देते हैं। साधु जी कहते हैं, ये मंत्र ले लो और इस मंत्र का जाप करते रहना। इस मंत्र के जाप करने से भगवान तुम्हें प्रसन्न होंगे और तुम्हें जो जमीन चाहिए वो भगवान से मांग लेना। मैं एक तुम्हाला उदाहरण सांगितलं। अशा पद्धतीने कहानी लिहा। इस प्रकार आपको कहानी लिखनी है। ठीक है। 8वीं और 9वीं कक्षा के दोनों कक्षाओं के लिए ये कहानी लेखन का ये पाठ, ये जो ऑनलाइन तासिका है आपकी, ये आपकी बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी जो नियम है, ये सारे नियम मैं आप लोगों को इसकी तस्वीर भेज दूंगा। ठीक है। आपको कल यह कहानी छुड़ानी है। अभी जो मैंने पढ़ाई बताई दी है ना, हाँ, शांत रूप से लिखिए, मोहरों का इस्तेमाल कीजिए, विराम चिन्हों का भूतकाल में तो लिखोगे, 3-4 परिच्छेदों में स्थान, पात्र और क्रम से ये सारी बातें आ जाएंगी। ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना है। आज हम यहीं रुकते हैं। धन्यवाद।